गर्मी में गरीब बहू के ठंडी ठंडी चटपटे पानी पूरी। बाहर सूरज आग उगल रहा होता है, जहाँ एक छोटा सा मिट्टी का घर भट्टी की तरह तप रहा है। घर की छत घास की होने की वजह से सीधे गर्मी अंदर आ रही थी। जहाँ उस घर की बहू राधिका रसोई में पसीने से तरबतर होकर रोटियां सेक रही होती है, तभी शांति वहाँ आकर, राधिका बेटा, जल्दी से सबको खाना परोस दो। गर्मी के मारे तो जान निकली जा रही है। ये घास की छत तो जैसे सिर को जला ही देगी। अंदर सांस लेना भी भारी हो रहा है। जी माँ जी, बस आखिरी रोटी बची है, मैं अभी थाली लेकर आती हूँ। आप लोग पंखे के पास बैठिए। शांति हॉल में जाकर पंखे के सामने बैठ जाती है, जहाँ पंखा काफी गर्म हवा फेंक रहा होता है, जिसे देखकर नीरज, माँ इस पंखे को देखो, ये तो बस नाम के लिए चल रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई गर्म थपेड़े मार रहा हो। इतना पुराना हो गया है कि अब तो इसकी आवाज भी बर्दाश्त नहीं होती। क्या करें बेटा, हम गरीबों की किस्मत में यही लिखा है। छोटी मोटी मजदूरी से घर चलता है। हमारे पास इतने पैसे भी कहाँ हैं कि इस तपती गर्मी में कोई नया कूलर खरीद कर ले आए। पिताजी, आजकल तो गर्मियों का मौसम है और काम मिलना ही बड़ी बात है। भगवान का शुक्र समझो कि मिल में काम चल रहा है, वरना इस महंगाई में 2 वक्त की रोटी भी भारी पड़ जाती। तभी राधिका थाली लेकर आती है और सबको खाना परोसती है। सब लोग पसीना पोंछते हुए चुपचाप खाना खाने की कोशिश करते हैं। खाना खाने के बाद नीरज आंगन में खड़ी अपनी पुरानी साइकिल को कपड़े से साफ करते हुए देखता है कि साइकिल के टायरों में हवा कम है और चेन से अजीब सी आवाज आ रही है। तभी कमलेश अंदर से अपना झोला लेकर बाहर आता है। पिताजी चलिए, अब फैक्ट्री जाने का समय हो गया है। अगर देर हुई तो मालिक गुस्सा करेगा। मैंने साइकिल थोड़ी साफ कर दी है, पर ये कब जवाब दे जाए कुछ कह नहीं सकते। हाँ नीरज, ये साइकिल तो अब जवाब देने लगी है। कितनी बार रास्ते में बंद हो जाती है। तुम लोग इसे बदल क्यों नहीं देते? धूप में धक्का मार कर ले जाना बहुत भारी पड़ता होगा। माँ, पैसे कहाँ हैं जो नई साइकिल ले लें? जो थोड़ा बहुत बचता है वो घर के खर्च में ही निकल जाता है। फिलहाल तो इसी पुरानी सवारी से काम चलाना पड़ेगा। आप लोग संभल कर जाइएगा, धूप बहुत तेज है। मैंने पानी की बोतल भर दी है, रास्ते में प्यास लगे तो पी लीजिएगा। भगवान करे आज फैक्ट्री में काम थोड़ा हल्का रहे। ठीक है बहू, हम चलते हैं। तुम और शांति अपना ख्याल रखना। शाम को लौटते समय देखेंगे कुछ पैसों का इंतजाम हो गया तो राशन का सामान मिल से लेते आएंगे। कमलेश साइकिल के पीछे बैठता है और नीरज आगे बैठकर पैडल मारता हुआ धूप में निकल जाता है। शांति और राधिका दरवाजे पर खड़ी होकर उन्हें दूर तक जाते हुए देखती रहती हैं। नीरज और कमलेश के जाने के बाद राधिका घर की साफ सफाई, झाड़ू और पोछा खत्म करके थककर जमीन पर बैठती ही है कि शांति 2 खाली मटके लेकर पास आती है। राधिका बेटा, घर में पीने का पानी बिल्कुल खत्म हो गया है और प्यास के मारे गला सूख रहा है। तुझे तो पता ही है कि हमें कुएं पर जाकर ही पानी लाना पड़ता है। चल मटके उठा ले। जी माँ जी, चलिए चलते हैं। वैसे भी इस घास की छत के नीचे बैठने से अच्छा है कि थोड़ा बाहर की हवा खाएं। हालांकि बाहर भी लू ही चल रही है। दोनों मटके लेकर गांव के सार्वजनिक कुएं पर पहुंचती हैं, जहां पहले से ही कुछ पड़ोसने पानी भरते हुए गर्मी के बारे में बात कर रही होती हैं। अरे शांति बहन, इस बार तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। घर में बैठना मुश्किल हो गया है। हम गरीबों के पास तो बस इसी कुएं के पानी का सहारा है। तुम सही कह रही हो बहन। दोपहर में तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी तंदूर के अंदर बैठे हो। क्या कर सकते हैं माँ जी, सब बर्दाश्त करना पड़ता है। बस ये मटके भर जाए तो घर जाकर थोड़ा ठंडा पानी पीकर जान में जान आए। राधिका कुएं से पानी खींचकर अपने मटके में भरकर वापस घर की तरफ निकल जाती है। रास्ते भर वो पसीने से बेहाल रहती है। ऐसे ही रात का समय हो जाता है और पूरा परिवार जमीन पर बैठकर सादा खाना खा रहा होता है। कमलेश को अचानक जोर से खांसी आने लगती है और वो हांफने लगता है। तभी शांति हड़बड़ाकर पानी का गिलास उठाती है। कमलेश जी, क्या हुआ? बेटा नीरज तो पिताजी की दवाइयाँ तो लाया ही नहीं। देखो कैसे हाफ रहे हैं। उनकी हालत देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे हाँ माँ, मैं तो भूल ही गया था। दवाई तो मेरी जेब में ही रखी रह गई। काम की भागदौड़ में दिमाग से उतर गया। ये लीजिए पिताजी, जल्दी से पी लीजिए। पिताजी आप थोड़ा आराम कीजिए, दवाई खाकर राहत मिलेगी। आपको तो सांस की बीमारी है। इस धूल और गर्मी में आपको अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। माँ, अच्छा हुआ कि हम कपड़ा मिल में काम करते हैं, वरना इस गर्मी में बाकी सारे काम बंद हो गए हैं। अगर मिल बंद होती तो पता नहीं हमारा ये खर्चा और पिताजी का इलाज कैसे चलता। हाँ बेटा, ये तो भगवान की कृपा है कि मिल अच्छी चल रही है। हमारा ज्यादातर पैसा तो मेरी दवाइयों में ही खर्च हो जाता है, वरना पता नहीं हम लोग कैसे गुजारा करते। कमलेश दवाई खाकर थोड़ा शांत हो जाता है।
नीरज उसे सहारा देकर बिछावन पर लिटा देता है। वहीं राधिका बर्तन समेटने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं रोज की तरह। आज भी राधिका और शांति सुबह का काम निपटा रही होती हैं। काम करके वो अपने कमरे में आराम कर ही रही होती हैं कि तभी दोपहर में अचानक नीरज और कमलेश बहुत जल्दी फैक्ट्री से वापस आ जाते हैं। उनके चेहरे उतरे हुए होते हैं और वो बहुत परेशान दिख रहे थे। क्या बात है, आप लोग आज इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? अभी तो दोपहर भी नहीं हुई है और आप दोनों का चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? नीरज बेटा कुछ तो बोल, कहीं मालिक ने कुछ कहा तो नहीं? कमलेश जी आप इतने चुप क्यों हैं? माँ, आज कपड़ा मिल में शॉर्ट सर्किट की वजह से बहुत भयंकर आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया और मालिक ने मिल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। यूं कहें कि हमारा काम हमेशा के लिए चला गया बेटा। अब इस उम्र में और इस तपती गर्मी में हमें कौन काम देगा? भगवान ने हमारे सिर से छत और हाथ से निवाला दोनों छीन लिया। आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? हिम्मत मत हारिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। अभी आप लोग शांत हो जाइए। राधिका जल्दी से सबके लिए खाना लगा दो। राधिका दुखी मन से रसोई में जाती है। उसे पता है कि घर में राशन खत्म होने वाला है, फिर भी वो सबको खाना खिलाती है, लेकिन कोई भी भरपेट खाना नहीं खा पाता। ऐसे ही रात हो जाती है जहाँ घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी राधिका शांति के पास जाकर धीरे से बोलती है, माँ जी घर का राशन आज बिल्कुल खत्म हो गया है। मुझे लगा कि आज पिताजी कुछ सामान ले आएंगे, पर नौकरी चले जाने से सब बिगड़ गया। अब कल सुबह हम क्या खाएंगे? बेटा तू अभी चुप रह। नीरज और कमलेश पहले ही बहुत दुखी है, कल सुबह का कल देखेंगे। कोई ना कोई पड़ोस वाला मदद जरूर कर देगा। माँ बहुत भूख लगी है, क्या कल सुबह मुझे दूध और बिस्कुट मिलेंगे? आपने कहा था कि जब पिताजी आएंगे तो मेरे लिए खाने की चीज लाएंगे। बेटा अभी तो तू सो जा, कल सुबह माँ तेरे लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाएगी। भगवान सब ठीक कर देंगे। ऐसे ही सभी लोग पानी पीकर सो जाते हैं, पर राधिका को नींद नहीं आती। वो पूरी रात छत की तरफ देखती रहती है और आने वाले कल के बारे में सोचती रहती है। देखते देखते सुबह भी हो जाती है और कमलेश भूख की वजह से उठ जाता है और शांति की तरफ देखता है। शांति, भूख बहुत तेज लगी है, जरा कुछ नाश्ता बनवा दो। खाली पेट रहा नहीं जा रहा और दवा भी खानी है। कुछ भी बना दो जो घर में पड़ा हो। मैं क्या बनवा दूं? घर पर तो एक दाना भी नहीं है नाश्ता बनाने के लिए। कल रात को ही सब कुछ खत्म हो गया था। राधिका भी बेचारी खाली डिब्बे देख रही है। दादी माँ मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ तो खाने के लिए दे दो। राधिका सुन, तू जरा उस साहूकार के पास जा और बोल के थोड़ा उधार दे दे। कहना कि नीरज को काम मिलते ही हम ब्याज समेत पैसे लौटा देंगे। माँ जी पहले से ही उन पर बहुत उधार है, वो अब और नहीं देंगे। मुझे तो उनके पास जाने से भी डर लगता है, वो बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। तू ज्यादा मुंह मत चला, जैसा कह रही हूँ वैसा कर। जान मांग कर देख, शायद उसे तरस आ जाए और वो थोड़ा राशन दे दे। घर में बच्चा भूखा बैठा है। राधिका सिर झुकाकर साहूकार की दुकान की तरफ निकल पड़ती है। उसके कदम भारी और मन में बहुत झिझक बढ़ रही थी। राधिका साहूकार की दुकान पर पहुंचती है। साहूकार बही खाता देख रहा होता है। राधिका कोने में खड़ी होकर हिम्मत जुटाकर कहती है, साहूकार जी नमस्ते, मुझे थोड़ा बहुत राशन उधार दे दीजिए। घर में खाने को कुछ भी नहीं है और बच्चा भी भूखा बैठा है। जैसे ही काम मिलेगा हम लौटा देंगे। भाई तुम्हारा तो पहले से ही इतना उधार बकाया है, अभी तक तो वो चुकाया नहीं और फिर से आ गई। कितना उधार करते हो तुम लोग? हाँ, आखिर कमाते हो तो करते क्या हो? मिल बंद हो गई है साहूकार जी, हम बहुत मुसीबत में हैं। बस इस बार मदद कीजिए वरना हमारे घर में आज चूल्हा नहीं जलेगा। जाओ यहाँ से, कोई उधार नहीं मिलेगा। जाओ, मुफ्त में बांटने के लिए दुकान नहीं खोली है मैंने। जब पुराने पैसे लेकर आओगी तभी राशन मिलेगा। मुंह ताकना बंद करो और जाओ। राधिका का चेहरा उतर जाता है। वो बिना कुछ बोले वहां से लौट जाती है। वो खाली हाथ घर की तरफ चल रही होती है। राधिका घर लौटती है तो शांति उसकी शक्ल देखकर सब समझ जाती है। शांति फिर राधिका को पड़ोसन के घर भेजती है, जिसके बाद राधिका पड़ोसन के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। बहन, हमारे घर में आज खाने को कुछ नहीं है और साहूकार ने भी मना कर दिया है। क्या तुम थोड़ा राशन उधार दे सकती हो? बच्चा भूख से रो रहा है। हमारे घर में भी 2 वक्त का चूल्हा बड़ी मुश्किल से जलता है, लेकिन मैं तुम्हें इतना भूखा नहीं देख सकती। रुको, मैं थोड़ा सा आटा लेकर आती हूँ। ये लो, थोड़ा सा आटा तुम ले जाओ और बच्चों को कुछ बनाकर खिला दो। अभी मेरे पास इतना ही है, उम्मीद है इससे तुम्हारी आज की भूख मिट जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन, तुमने इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। भगवान तुम्हारा भला करे।
राधिका थोड़ा सा आटा लेकर आती है और शांति को दिखाती है। दोनों आटे की मात्रा देखकर सोच में पड़ जाते हैं। इतने कम आटे में 4-5 लोगों का पेट कैसे भरेगा? माँ जी, अगर मैं इसकी रोटियां बनाऊंगी तो मुश्किल से 2 ही बन पाएंगे। अब आप ही बताइए कि हम 5 लोगों में 2 रोटियां कौन कौन खाएगा? तू अपने हिसाब से देख ले राधिका, कुछ ऐसा बना जिससे सबका थोड़ा थोड़ा पेट भर जाए। शायद इसमें ज्यादा पानी डालकर कुछ और बनाया जा सके। मैं सोच रही हूँ कि आटे में नमक और ज्यादा पानी डालकर इसका पतला दलिया बना लूं। इससे कम से कम सबके पेट में कुछ तो जाएगा और भूख कम लगेगी। तभी बाहर से छोटू आवाज देते हुए कहता है, माँ बहुत भूख लगी है, कुछ तो खाने को दे दो। ये आप क्या बना रही हो? मुझे रोटी खानी है। हाँ बेटा, बस थोड़ी देर और, मैं तेरे लिए खाना ला ही रही हूँ। थोड़ी देर के बाद राधिका दलिया बनाकर लाती है और सभी लोगों के सामने परोस देती है। जहाँ छोटू दलिया देखकर मुंह बनाते हुए कहता है, माँ आपने क्या बना लिया? मुझे कुछ अच्छा खाना है। बेटा छोटू, अभी तो तू ये दलिया ही पी ले। एक तो घर में कुछ अच्छा नहीं है, ऊपर से तू जिद कर रहा है। अभी इसे खा ले, फिर हम बाद में देखेंगे। राधिका सबको एक एक कटोरी दलिया दे देती है। सब लोग बेमन से वो पतला दलिया पी लेते हैं। नीरज और कमलेश सिर झुकाए बैठे हुए थे, जहां उनकी आंखों में लाचारी साफ दिख रही थी। अगले दिन पर सूरज सिर पर आ चुका था और सड़कें आग की तरह तप रही थीं। नीरज और कमलेश फटे हुए जूते पहनकर काम की तलाश में भटक रहे होते हैं। लू के थपेड़े उनके चेहरे को झुलसा रहे थे, लेकिन पेट की भूख उन्हें रुकने नहीं दे रही थी। पिताजी यहाँ इस कंस्ट्रक्शन साइट पर भी मना कर दिया। कह रहे हैं कि इतनी भयंकर गर्मी में नया काम शुरू नहीं करेंगे क्योंकि मजदूर बीमार पड़ रहे हैं। अब कहाँ जाएं? बेटा हिम्मत मत हार, चलो उस पार वाली मंडी में चलकर देखते हैं। शायद वहाँ बोझा ढोने का ही कोई काम मिल जाए। खाली हाथ घर लौटे तो माँ और राधिका का सामना कैसे करेंगे? पिताजी लोग काम देने के बजाय पानी पिलाकर विदा कर देते हैं। गर्मी की वजह से बाजार भी जल्दी बंद हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ही ठहर गई है हमारे लिए। हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान लिया है हमारा। मिल क्या बंद हुई जैसे हमारी किस्मत के सारे दरवाजे ही बंद हो गए। चल बेटा उस तरफ देखते हैं, शायद कहीं कोई उम्मीद बाकी हो। वो दोनों घंटों धूप में भटकते रहते हैं, लेकिन गर्मी और मंदी की वजह से उन्हें कहीं भी कोई छोटा मोटा काम भी नहीं मिलता। शाम ढलने लगती है, वो थक हार कर चूर हो जाते हैं। दूसरी तरफ घर में शांति और राधिका दरवाजे की ओर टकटकी लगाए बैठी हुई होती हैं। छोटू बार बार बाहर जाकर देख रहा होता है। माँ जी, अब तो शाम हो गई है, वो लोग आते ही होंगे। देखिएगा, आज जरूर कुछ न कुछ काम मिला होगा। मैं आज छोटू को अच्छा खाना खिला पाऊंगी। उसने सुबह से बस वो दलिया ही पिया है। हाँ बेटा, भगवान पर भरोसा रख। नीरज के पिताजी और नीरज बहुत मेहनती है, वो जरूर कुछ न कुछ राशन लेकर ही आएंगे। तभी कमलेश और नीरज छोटू को दूर से आते हुए दिखाई पड़ते हैं। उन्हें देखकर छोटू अपनी दादी से कहता है, माँ देखो, पिताजी और दादाजी आ गए। आज तो पिताजी मेरे लिए बिस्कुट और अच्छी वाली सब्जी लाएंगे। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है माँ। तभी नीरज और कमलेश घर पहुंच जाते हैं। उनके हाथ खाली हैं और कंधे झुके हुए थे। वो पसीने से तरबतर दिखाई दे रहे थे, जिसे देख राधिका और शांति की उम्मीदें पल भर में टूट जाती हैं। क्या हुआ, कुछ काम नहीं मिला क्या? अब दोनों के हाथ तो बिल्कुल खाली है। क्या आज भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा? नहीं राधिका, कहीं भी काम नहीं मिला। गर्मी की वजह से सब जगह काम बंद पड़े हैं। हम पूरा शहर छाना है, पर किसी ने मदद ही नहीं की। हम हार गए राधिका। शांति, मुझे माफ कर दो। मैं इस उम्र में अपने परिवार के लिए 2 रोटी का इंतजाम भी नहीं कर पाया। हम बस खाली हाथ लौट आए हैं। सभी लोग घर में आकर उदास बैठ जाते हैं। घर की हालत देखकर राधिका से रहा नहीं गया। वो अपनी चादर ओढ़ती है और काम की तलाश में पड़ोस की बड़ी हवेलियों की तरफ निकल पड़ती है, जहां पहुंचकर एक बड़े घर का दरवाजा खटखटाती है। नमस्ते बहन जी, क्या आपके घर में झाड़ू पोछा या बर्तन साफ करने के लिए कोई जगह है? मैं सारा काम बहुत अच्छे से कर दूंगी, बस मुझे थोड़े काम की जरूरत है। नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो पहले से ही काम वाली लगी हुई है। तुम कहीं और जाकर देखो, यहाँ कोई काम नहीं है। राधिका दूसरे घर जाती है, फिर तीसरे घर। हर जगह उसे मना कर दिया जाता है। अंत में वो एक घर के सामने रुकती है, जहाँ की मालकिन बाहर खड़ी होती है। बहन जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरे घर में खाने को दाना नहीं है। आप जो कहेंगी मैं वो काम कर दूंगी, बस मुझे कुछ काम दे दीजिए। देखो बहू, मेरी काम वाली छुट्टी पर है। मुझे जरूरत तो है, लेकिन तुम्हें मेरे घर पर ही रहकर पूरे समय काम करना होगा। क्या तुम रुक सकती हो? नहीं बहन जी, मेरा छोटा बच्चा है और बीमार ससुर है, मुझे उन्हें देखना पड़ता है। मैं सुबह आकर शाम को जा सकती हूँ, पर पूरे समय नहीं रुक पाऊंगी।
तो फिर मुझे काम वाली नहीं चाहिए। मुझे ऐसा कोई चाहिए जो 24 घंटे यहीं रहे। तुम जा सकती हो, अपना समय बर्बाद मत करो। फिर से राधिका खाली हाथ घर लौट जाती है। छोटू दौड़कर उसके गले लग जाता है और उसकी खाली जेबें टटोलने लगता है। तभी कमलेश कमरे के कोने में लेटा हुआ जोर जोर से खांसने लगता है। माँ भूख लगी है, कुछ तो खाना बना दो। आप तो काम ढूंढने गई थी ना, क्या कुछ भी नहीं मिला? मुझे बहुत जोर से पेट में दर्द हो रहा है। बेटा अभी घर में कुछ नहीं है, तू बस थोड़ा सा पानी पीकर सो जा। माँ कल पक्का तेरे लिए कुछ जुगाड़ करेगी। राधिका बेटा, मेरी दवाइयाँ कल ही खत्म हो गई थी। सीने में बहुत दर्द हो रहा है। क्या नीरज दवा लेकर आया है? पिताजी, मैं कितना मजबूर हो गया हूँ। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि मैं अपने पिता का इलाज करा सकूं और अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला सकूं। ये कैसी जिंदगी है? आप क्यों चिंता करते हैं जी, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। आप इतना परेशान मत होइए। भगवान ने हाथ पैर दिए हैं तो कोई रास्ता जरूर निकलेगा। राधिका, कल तो पड़ोसन ने थोड़ा आटा दे दिया था, पर अब कोई बार बार थोड़ी ही देगा। आज सबको खाली पेट ही सोना पड़ेगा। चलो सब लोग पानी पी लो। पूरा परिवार भारी मन से मटके का पानी पीता है और अपनी भूख को दबाकर सोने की कोशिश करता है। रात के अंधेरे में बस ससुर की खांसी और बच्चों के कराहने की आवाज ही आती रहती है। अगले दिन सुबह होते ही थोड़ी देर बाद लू चलना भी शुरू हो जाती है। मोहल्ले की 2 औरतें सीमा और मीना धूप से बचती हुई राधिका के घर के पास से गुजर रही होती हैं। अरे बाप रे, इतनी धूप है कि गला सूख जा रहा है। मीना चलो राधिका के घर चलते हैं, वहाँ मटके का ठंडा पानी मिल जाएगा, थोड़ी राहत मिलेगी। हाँ बहन चलो, इतनी गर्मी में तो रूह तक कांप रही है। तभी राधिका के घर के दरवाजे पर आकर, राधिका, ओ राधिका, बहू जरा बाहर तो आना, बहुत प्यास लगी है। हाँ चाची आइए, बैठिए यहाँ छज्जे के नीचे। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? बेटा जरा ठंडा पानी पिला दो, गला बिल्कुल सूख गया है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी बेहोश हो जाऊंगी। बस थोड़ा सा पानी दे दो। चाची आप मजाक क्यों करती हैं? ठंडा पानी हमारे यहाँ कहाँ, फ्रिज तो है नहीं, बस ये मटका ही है। इसका पानी फ्रिज जैसा तो नहीं होगा। अरे राधिका दे दे बेटा, मटके का पानी तो इस गर्मी में अमृत जैसा होता है। ले आ मटके का पानी, इन्हें पिला। तभी राधिका मटके से पानी निकालकर उन्हें देती है। गर्मी के कारण सीमा और मीना गटागट पानी पी जाती हैं। आहा, कलेजे को ठंडक मिल गई। राधिका, इस जलने वाली गर्मी में अगर इस पानी के साथ कुछ तीखा चटपटा और ठंडा खाने को मिल जाए ना, तो रूह तक खुश हो जाएगी। तभी गली में एक पानी पूरी वाला आवाज लगाता हुआ गुजरता है। पानी पूरी ले लो, चटपटी पानी पूरी। देखो सीमा, तुम्हारी मुराद तो भगवान ने तुरंत सुन ली। पानी पूरी वाला आ गया। चलो राधिका तुम भी चलो, आज हम सब मिलकर पानी पूरी खाएंगे। नहीं नहीं चाची, आप लोग जाइए, हमारा पेट भरा है, हमने अभी भी खाना खाया है। आप लोग मजे से खाइए, हमें भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। अपना ख्याल रखना शांति बहन। राधिका, पानी के लिए बहुत शुक्रिया। सीमा और मीना बाहर जाकर पानी पूरी वाले के पास खड़ी हो जाती हैं। छोटू दरवाजे की ओर से उन्हें एकटक देख रहा होता है और उसके मुंह से पानी टपकने लगता है। माँ, मुझे भी पानी पूरी खानी है। देखो वो आंटी लोग कैसे खा रही है, मुझे भी एक प्लेट खिला दो ना माँ, प्लीज। चुप रह बेटा, अंदर चल। अभी हमारे पास पैसे नहीं है, बस ऐसे बाहर निकल कर मत देख, लोग क्या सोचेंगे। चल अंदर। राधिका छोटू को अंदर ले जाती है। शांति ये सब देखकर कहती है, हाँ बेटा, राधिका सही कह रही है। अब तो हम जितने गरीब थे उससे भी ज्यादा गरीब हो गए हैं। पानी पूरी तो हमारे लिए अब सपने जैसी हो गई है। माँ जी, आपने देखा ये औरतें पानी पूरी के लिए कितनी पागल हैं। इस गर्मी में सबको कुछ ठंडा और चटपटा चाहिए। क्यों ना हम भी पानी पूरी बेचने का काम शुरू करें? क्या हम पानी पूरी बेचेंगे? पर बेटा इसके लिए तो बहुत तामझाम चाहिए, और फिर लोग क्या कहेंगे कि अब ये लोग गलियों में पानी पूरी बेच रहे हैं। माँ जी, शर्म से पेट नहीं भरता। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और हमें किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा। मैं ये काम कर सकती हूँ माँ जी। जब शाम को नीरज और कमलेश घर लौटते हैं तब राधिका उन्हें अपना पानी पूरी वाला आइडिया बताती है। राधिका, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम सड़क पर खड़ी होकर पानी पूरी बेचोगी? भगवान जाने कैसे कैसे लोग आएंगे, तुम्हें परेशान करेंगे। तुम्हें ये शोभा नहीं देता। लेकिन बेटा बहुत सही कह रही है। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। अगर तेरे पास कोई और काम है तो बता, हम वो कर लेंगे, वरना कल फिर भूखा सोना पड़ेगा। पिताजी, बात तो आपकी सही है, पर राधिका, इस गरीबी में पानी पूरी बेचने के लिए सामान खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे?
आटा, तेल, मसाले, इन सब के लिए भी तो पूंजी चाहिए। माँ जी, एक तो उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी और वो भी पैसों की वजह से बुझ गई। अगर मेरे पास थोड़े पैसे होते तो मैं साइकिल पर मटका रखकर बेच लेती। रुक राधिका, तू इतनी शिद्दत से ये काम करना चाहती है ना, तो मैं तेरी मदद करूंगी। तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है और अपनी बेटी के अरमान मैं टूटने नहीं दूंगी। शांति अंदर जाती है और एक पुराना संदूक खोलती है। उसमें से अपनी चांदी की बिछिया निकालती है और राधिका के हाथ पर रख देती है। ये ले बहू, ये मेरी चांदी की बिछिया है। मैंने इसे बहुत संभाल कर रखा था कि किसी वक्त जरूरत में काम आएगी। तू जा, इसे बेच दे और अपने बिजनेस का सामान ले आ। नहीं माँ जी, ये तो आपकी आखिरी निशानी है, मैं इसे कैसे ले सकती हूँ? ये तो आपके सुहाग की निशानी है, मैं इसे कभी नहीं बेचूंगी। पगली, सुहाग और घर तब बचेगा जब हम जिंदा रहेंगे। तू जा और इसे बेचकर सामान ला। मुझे भरोसा है कि तू इस बिछिया की कीमत सूद समेत वापस ले आएगी। और बहू, मेरी जो पुरानी साइकिल है वो तू ले ले। हम उस पर लकड़ी का फट्टा लगाकर तेरी दुकान बना देंगे। अपने ससुराल वालों का इतना साथ देखकर राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी सास के पैर छू लेती है। नीरज और कमलेश बिछिया लेकर बाजार की तरफ निकल जाते हैं। ऐसे ही अगले दिन नीरज और कमलेश साहूकार की दुकान की सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं, जहां नीरज हाथ में चांदी की बिछिया एक पुराने रुमाल में लिपटी हुई लेकर साहूकार की दुकान पर बैठ जाता है। तभी नीरज साहूकार से, साहूकार जी, आज हम उधार मांगने नहीं आए हैं। ये देखिए, ये चांदी की शुद्ध बिछिया है, इसे गिरवी रख लीजिए और हमें बस इतना पैसा दे दीजिए जिससे घर का चूल्हा और एक छोटा सा काम शुरू कर सके। लाओ जरा देखूं। चांदी तो पुरानी है पर चमक अभी भी है। ठीक है, मैं तुम्हें इसके बदले कुछ पैसे दे देता हूँ, लेकिन याद रखना ब्याज समय पर चुकाना होगा। अब बस पैसे दे दीजिए साहूकार जी। हमारी बहू ने एक हिम्मत का काम शुरू करने की ठानी। भगवान ने चाहा तो हम जल्दी ही आपका सारा कर्जा और ये बिछिया भी छुड़ा ले जाएंगे। बातें तो तुम लोग बड़ी बड़ी करते हो, पर खैर ये लो पैसे, सावधानी से खर्च करना, क्योंकि दोबारा कुछ गिरवी रखने के लिए तुम्हारे पास बचा नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। पिताजी चलिए जल्दी बाजार चलते हैं, राधिका इंतजार कर रही होगी। हमें आटा, सूजी, तेल और सबसे जरूरी वो ठंडे मसाले लेने हैं। नीरज पैसे लेकर निकलता है। वो तेजी से बाजार की तरफ बढ़ते हैं ताकि धूप तेज होने से पहले सामान घर पहुंच जाए। घर पहुंचकर राधिका, नीरज और कमलेश मिलकर एक पुरानी साइकिल को दुकान की शक्ल दे रहे होते हैं। तभी राधिका कहती है, पिताजी, हमें पानी पूरी रखने के लिए एक डब्बा भी चाहिए। वो देखिए, सामने घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मैं वहाँ से लकड़ी के पट्टे उठा लेती हूँ और वो देखिए, उधर सामने कांच का काम चल रहा है, वहाँ से कांच ले आती हूँ। सबको मिलाकर हम डब्बा बना लेंगे। ऐसा कहकर राधिका सामने वाली पड़ोसन के घर जाती है। वहाँ से लकड़ी के फट्टे मांग कर ले आती है। वहीं दूसरी तरफ से एक कांच का टुकड़ा भी मांग कर ले आती है। साइकिल के पीछे वाले हिस्से पर फालतू पड़े लकड़ी के फट्टे और कीलों की मदद से एक ढांचा तैयार करती है। नीरज जी, इस पट्टे को जरा यहाँ से ठोक दीजिए ताकि ये हिले नहीं, और ये कांच का टुकड़ा जो पुराना पड़ा था इसे हम आगे लगा देंगे ताकि पानीपुरी धूल और मक्खियों से बची रहे। राधिका, मैंने ये फट्टे तो मजबूत लगा दिए हैं, पर ये साइकिल बहुत पुरानी है। क्या तुम इसे लेकर मोहल्ले मोहल्ले घूम पाओगी? कहीं इसका टायर बीच में रास्ते में जवाब ना दे जाए। अरे बेटा, तू चिंता मत कर, मैंने इसके टायरों में नई हवा भर दी है और चेन में थोड़ा तेल भी डाल दिया है। ये साइकिल नहीं, हमारी किस्मत का पहिया है जो अब घूम कर ही रहेगा। बहू, मैंने मटकों को अच्छे से धोकर सुखा दिया है। इसमें जब हम ठंडा पानी डालेंगे तो ये बाहर से भी ठंडे रहेंगे। बस तू अपनी चटनी और पानी का स्वाद लाजवाब रखना। माँ जी, आप बस देखती जाइए, मैंने इमली भिगो दी है और पुदीना भी पीस लिया है। अगर हमें थोड़ी बर्फ मिल जाए तो हम अपनी पानीपुरी के पानी में डाल लेते, ताकि इस तपती गर्मी में लोग एक बार पिए तो बार बार आए। राधिका अपनी नई साइकिल दुकान को साफ कपड़े से पोंछती है। पूरा परिवार मिलकर इसे सजाता है। छोटू भी पास खड़ा होकर कभी हथौड़ी पकड़ाता है तो कभी कीलें गिनता है। हाँ राधिका, तुम सही कहती हो। मेरे साथ चलो, मैं बताता हूँ कि हमें बर्फ कहाँ से मिलेगी। तभी राधिका और नीरज शहर की एक छोटी बर्फ फैक्ट्री के पास पहुँचते हैं, जहाँ सेठ बाहरी कुर्सी डालकर बैठा होता है। सेठ जी नमस्ते, हमने अपनी एक छोटी सी पानीपुरी की दुकान शुरू की है। क्या आप हमें थोड़ा बर्फ उधार दे सकते हैं? जैसे ही शाम को बिक्री होगी हम आपके पैसे चुका देंगे। देखो बहू, बिजनेस में उधार नहीं चलता।
रोज सैकड़ों लोग आते हैं बर्फ लेने। अगर सबको उधार देने लगा तो मेरी फैक्ट्री ही बंद हो जाएगी। तुम नकद पैसे लेकर आया करो। सेठ जी, हमारी नौकरी चली गई है। बहुत मुश्किल से ये काम शुरू किया है। बस 1 हफ्ते की बात है। एक बार ग्राहकों को स्वाद लग गया तो हम हर रोज नकद पैसे दे देंगे। भाई, तुम्हारी मेहनत और ये आंखों में जो उम्मीद है उसे देखकर मना नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, ले जाओ आज का बर्फ, ठीक? पर कल से कोशिश करना कि कुछ पैसे साथ लाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आपके ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगी। देखिएगा, आपकी बर्फ हमारी पानीपुरी को इस शहर की सबसे ठंडी पानीपुरी बना देगी। राधिका खुशी खुशी बर्फ का टुकड़ा एक बोरी में लपेटकर साइकिल पर रखती है। नीरज साइकिल को सहारा देता है और दोनों घर की तरफ निकल पड़ते हैं। घर पहुंचकर पानीपुरी की दुकान को सजाते हैं। मटके में बर्फ डालकर पानी को ठंडा कर लेते हैं। फिर राधिका साफ सुथरे कपड़े पहनकर, हाथों में प्लास्टिक के ग्लव्स और सिर पर कैप लगाकर अपनी साइकिल की दुकान को लेकर मोहल्ले के मोड़ पर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर आसपास के लोग बातें बनाने लगते हैं। अरे देखो तो, ये कमलेश की बहू अब सड़क पर पानी पूरी बेचेगी। क्या दिन आ गए हैं इनके। लगता है मेले बंद होने से इनका दिमाग भी ठिकाने नहीं रहा। हाँ बहन, पर देखो तो सही कितनी सफाई से दुकान सजाई है। क्या हमें जाकर एक बार चखना चाहिए? रहने दो सीमा, क्या पता कैसा स्वाद होगा। और वैसे भी इतनी गर्मी में सड़क किनारे कौन खाएगा। चलो घर चलते हैं, धूप बहुत तेज हो रही है। भगवान हिम्मत देना। लोग बातें बना रहे हैं पर मुझे अपने परिवार के लिए ये करना ही होगा। बस कोई एक ग्राहक आ जाए, फिर मैं अपना हुनर दिखा दूंगी। राधिका चुपचाप अपने मटके से बर्फ की बोरी हटाती है और पानी को हिलाती है। ठंडी ठंडी महक चारों तरफ फैलने लगती है। तभी एक बड़ी सी कार वहां आकर रुकती है। कार से एक सभ्य आदमी नीचे उतरता है और पसीना पोंछते हुए राधिका की दुकान की तरफ देखता है। राधिका तुरंत मुस्कुराकर उसका स्वागत करती है। अरे वाह, यहाँ इतनी धूप में इतनी साफ सुथरी दुकान, और ये तुमने हाथ में ग्लव्स भी पहने हुए हैं। बहुत कम पानी पूरी वाले इतनी सफाई रखते हैं भाई। क्या पानी ठंडा है? जी साहब, बिल्कुल ठंडा और ताज़ा। हमने मटके के पानी में पुदीना, इमली और ढेर सारी बर्फ डाली है। आप एक बार खाकर देखिए, आपकी सारी थकान मिट जाएगी। ठीक है, तो फिर 1 प्लेट लगाओ, पर याद रखना पानी एकदम चटपटा और बर्फ जैसा ठंडा होना चाहिए। इस गर्मी ने तो दिमाग का दही कर दिया है। राधिका तेजी से पानी पूरी फोड़ती है, उसमें मसाला भरती है और ठंडे पानी में डुबोकर चम्मच से उसे ग्राहक को देती है। आदमी पहला पानी पूरी खाते ही आदमी की आंखें खुल जाती हैं। अरे बाप रे, ये तो कमाल का स्वाद है। इतना ठंडा पानी तो मैंने शहर की बड़ी दुकानों पर भी नहीं पिया। और ये पुदीने की खुशबू, वाकई मजा आ गया भाई। एक और प्लेट लगाओ। शुक्रिया साहब, हम सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। आप चाहे तो अपनी फैमिली के लिए भी पैक करा सकते हैं। ये मटके का पानी सेहत के लिए भी अच्छा है। उस आदमी को खाते देख धीरे धीरे और लोग भी वहां पर जुटने लगते हैं। सीमा और मीना जो दूर खड़ी देख रही थीं, वो भी अब राधिका के पास आ जाती हैं और राधिका की पानी पूरी खाने लगती हैं। उन्हें देखकर कुछ और ग्राहक वहां आ जाते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को जब राधिका घर लौटती है, तब तक उसके साइकिल का डिब्बा खाली हो चुका होता है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान होती है। माँ जी, आज तो चमत्कार हो गया। जितनी पानी पूरी बनाई थी सब खत्म हो गई। ये देखिए, आज की कमाई पूरे 500 रुपए बचे हैं, सब खर्च निकाल कर। क्या 500 रुपए एक ही दिन में? राधिका, तुम तो कमाल हो। हमने तो सोचा भी नहीं था कि लोग इतनी जल्दी तुम्हारे हाथ का स्वाद पहचान लेंगे। मैंने कहा था ना कमलेश जी, मेरी बहू लक्ष्मी है। ये ले राधिका, पहले पानी पी। और ये देख, आज छोटू के लिए मैं दूध और बिस्कुट ले आई हूँ, जो तूने सुबह पैसे दिए थे उससे। माँ, आप सबसे अच्छी हो। अब हम रोज अच्छा खाना खाएंगे ना। और दादाजी की दवाई भी आ गई है, अब वो नहीं खा सकेंगे। हाँ बेटा, राधिका की मेहनत ने घर की फिजा ही बदल दी। अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल मैं भी तुम्हारे साथ बाजार चलूंगा मदद करने। पूरा परिवार आज खुशी से खाना खाता है। घर में अब भी वही घास की छत है, पर आज उस पुराने पंखे की हवा में थोड़ी ठंडक महसूस हो रही होती है, क्योंकि मन में सुकून था। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और राधिका की दुकान अब उस मोहल्ले की सबसे मशहूर दुकान बन जाती है। उसकी साइकिल दुकान अब थोड़ी और बड़ी हो चुकी थी। लोग लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। राधिका, जरा 2 प्लेट ज्यादा तीखी बनाना। आज तो संडे है, पूरा मोहल्ला यही उमड़ पड़ा है। तुम्हारी वजह से हमें दोपहर में कुछ अच्छा खाने को मिल जाता है। और देखो तो, राधिका ने अब एक बड़ा छाता भी लगा लिया है और बैठने के लिए 2 स्टूल भी रख दिए हैं। अब तो यहाँ खड़े रहने में भी धूप नहीं लगती।
ये सब आप लोगों का प्यार है चाची। सफाई और स्वाद ही मेरी पहचान है। नीरज जी, जरा उस मटके में बर्फ और डाल दीजिए। पानी थोड़ा कम ठंडा लग रहा है। हाँ राधिका, मैं अभी लाता हूँ। पिताजी आप जरा ये पत्तलें संभालिए, बहुत भीड़ हो रही है। आज तो रिकॉर्ड तोड़ कमाई होने वाली है। पूरा परिवार एक टीम की तरह काम कर रहा था। कमलेश ग्राहकों को संभाल रहे थे, नीरज पानी और बर्फ का ध्यान रख रहा था और राधिका फुर्ती से पानी पूरी खिला रही थी। फिर शाम को वो लोग घर आ जाते हैं, जहाँ अब उन्होंने घर में एक नया कूलर लगा लिया है, जिसकी ठंडी हवा पूरे कमरे को ठंडा कर रही होती है। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और नीरज जाकर दरवाजा खोलता है। अरे आप मिलके मुंशी जी, आप यहाँ कैसे? क्या मिल दोबारा शुरू हो रही है? हाँ भाई नीरज, मालिक ने मिल की मरम्मत करवा दी है और ये ज्वाइनिंग लेटर है। कल से तुम और तुम्हारे पिताजी काम पर वापस आ सकते हो। मिल कल से पूरी क्षमता के साथ शुरू हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मुंशी जी। पर आप बैठिए, थोड़ा ठंडा पानी पीजिए। शांति, जरा मुंशी जी के लिए पानी लाना। नहीं नहीं, मुझे और भी घर जाना है, तो कल सुबह 8 बजे पहुंच जाना। मालिक तुम दोनों का इंतजार करेंगे। पुरानी सैलरी भी थोड़े बोनस के साथ मिलेगी। जिसके बाद मुंशी जी चले जाते हैं। नीरज और कमलेश लेटर को हाथ में पकड़े हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। पिताजी, आपने क्या सोचा? कल मिल जाना है ना? मुंशी जी ने कहा है कि काम अब और भी अच्छा चलेगा। बेटा, मैंने तो फैसला कर लिया है, अब मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगा। राधिका की इस छोटी सी दुकान ने हमें जो इज्जत और आजादी दी है, वो उस मिल में कभी नहीं मिल सकती। मैं भी यही सोच रहा था पिताजी। दूसरों की नौकरी करने से अच्छा है कि हम अपनी इस दुकान को और बड़ा करें। अब हम एक पक्की दुकान लेंगे जिसका नाम होगा राधिका की ठंडी चटपटी पानी पूरी। आप लोग सच कह रहे हैं। मुझे तो लग रहा था कि आप लोग फिर से मिल चले जाएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि अब हम साथ मिलकर अपना खुद का काम करेंगे। माँ, अब हम कभी भूखे नहीं सोएंगे ना? कभी नहीं बेटा, जब तक हम साथ हैं और मेहनत करने को तैयार हैं, तब तक हम पर कोई आँच नहीं आएगी। ऐसे ही पूरा परिवार एक साथ हंसने लगता है।